हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एज यू ऑल नो कि आज हम बायोलॉजी सीरीज का वो चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं, दैट इज अ बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा चैप्टर। मैंने जबकि इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बोला था कि बायोटेक्नोलॉजी को हम वन शॉट वीडियो में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन जब हम एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं तो लेक्चर काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। तो वहीं से हम शुरू कर रहे हैं जहाँ से हमने एंड किया था, बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट। यहाँ से अब हम दूसरा टॉपिक जो है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने रीजन बता दिया, मैंने अच्छे से लेक्चर कवर किया है ताकि कोई पॉइंट ना रहे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ। सो इस वजह से वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी बनी। सो इसे मैं दूसरे चैप्टर में कवर कर रही हूँ, क्योंकि हम हमेशा शॉर्ट वीडियो की छोटी वीडियो देखते हैं एज कम्पेयर टू कि उस वीडियो के अंदर सारा कंटेंट प्रेजेंट हो। तो इस वजह से ये जो चैप्टर है ये दूसरे वीडियो में कवर अप होगा। एंड ये जो चैप्टर है दैट इज अ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये छोटा चैप्टर है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर, तो ये जल्दी कवर अप हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने क्लास 12th में यूनिट 7 दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यूनिट 10 दैट इज इकोलॉजी, एंड यूनिट 9 इस बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट के बाद ही खत्म हो जाएंगे, और फिर हमारे सिर्फ दो चैप्टर्स रह जाएंगे, यूनिट 1 और यूनिट 8। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमारे अभी नीट एग्जाम होने में 1 मंथ बाकी है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। अगर टाइम बचा तो मैं एक बार फिर से सीरीज स्टार्ट कर दूंगी, जिसमें हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, और उसे वो सीरीज जो होगी वो सीरीज थोड़ी तेज होगी, स्पीड में होगी, और उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप कर लेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक, you can message me on Instagram, Telegram, even you can comment me on YouTube as well. If your doubt was genuine, then I will make a video on that doubt also. ठीक है, so let's begin our chapter that is a biotechnology and its application. अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो किससे डील करती है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इज डील्स विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन। जो इंडस्ट्री में स्केल प्रोडक्शन हो रही होती है उनसे डील करती है। और किस चीज की प्रोडक्शन हो रही होती है, बायो फार्मास्यूटिकल्स की और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की। ठीक है, किसकी हो रही होती है, बायो फार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। और किसकी वजह से हो रही होती है, उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स यूज करते हैं, फंजाई यूज करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं, एज वेल एज एनिमल्स यूज करते हैं। वेयर एज अगर हम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर थेरेप्यूटिक इन्वॉल्व होता है, डायग्नोस्टिक इन्वॉल्व होता है, मतलब डायग्नोसिस करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई एग्रीकल्चर के लिए। इसके बाद प्रोसेस फूड बनाया, बायो रेमिडिएशन बनाई, वेस्ट ट्रीटमेंट बनाया बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, और एनर्जी की प्रोडक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कौन कौन से रिसर्च एरियाज प्रेजेंट होते हैं, दैट आर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। पहला होता है दैट इज प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट। हमें कैसा कैटलिस्ट प्रोवाइड करना होता है, दैट इज अ बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना होता है, जिसमें हमें क्या हम एज अगर आप कोई भी जैसे कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। ठीक है, तो अगर हम बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करेंगे तो किस फॉर्म में होना चाहिए, यूजली एक माइक्रोब होना चाहिए या फिर प्योर एंजाइम होना चाहिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके। वेयर एज ऑप्टिमल कंडीशन होनी चाहिए, जो कैटलिस्ट जब एक्ट कर रहा हो तो उस टाइम पे एक ऑप्टिमल कंडीशन होनी चाहिए, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, पीएच अच्छा होना चाहिए। वेयर एज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ताकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड और प्रोटीन को प्यूरिफाई कर सके। सो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। उसमें हमने क्या पढ़ा था, दैट इज अ प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, ये सारा भी होना चाहिए, ताकि हम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हम मार्केट में रिलीज करने वाले हैं, हम उसकी प्यूरिटी प्यूरिटी चेक कर सके, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होनी चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल्स होने चाहिए बिफोर रिलीजिंग इनटू द मार्केट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दीज 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया। ठीक है, इसके बाद अब हमें इसमें ये देखना है कि ह्यूमंस ने कैसे बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया था, ताकि ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। स्पेशली कौन सी फील्ड में, दो फील्ड में, दैट इज अ फूड प्रोडक्शन फील्ड एंड अ
हेल्थ थी, ठीक है। सो ह्यूमन बींग्स ने बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया था ताकि वो ह्यूमन लाइफ अपनी लाइफ की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने मेन किस पे किया था, दो चीजों पे, एक तो फूड प्रोडक्शन था, द सेकंड वन इज अ हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की बात करते हैं इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में क्या था, उन्होंने एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर किया था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज यूज ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, दैट इज अ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। इन सब का यूज किया था, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज किया था, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी तो अच्छी हुई, लेकिन क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई, लेकिन इसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिले इन्वायरमेंट में, ठीक है। क्या देखने को मिले, हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है। क्योंकि अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो ये हमारे लिए काफी हार्मफुल है ना, ठीक है। एज वेल एज हमने जो नेक्स्ट की, दैट इज अ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। जैसे आजकल के टाइम में हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ये क्या होती है, इसमें प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होती है, और एज कंपेयर टू अदर टेक्निक्स ये जो होता है काफी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने यूज किया, दैट इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। क्या की, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर को यूज किया। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच वी आर यूज्ड इन अ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो फादर कौन थे ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के, दैट इज नॉर्मन ई बॉरलॉन्ग, ठीक है। वही अगर हम फादर की बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे, सो दैट इज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। सो लेट्स बिगिन करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को। सो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन द ट्रिपलिंग ऑफ द फूड सप्लाई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, लेकिन अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, क्या दैट इज किसमें इंक्रीज किया, सक्सीड किसमें हुआ, फूड सप्लाई में सक्सीड हुआ इन द ट्रिपलिंग में, ठीक है। लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड करना सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो जो हमारी इंक्रीज ईल्ड हो रही थी, या तो वो जो भी हम क्रॉप वेराइटीज यूज कर रहे थे उनकी इम्प्रूवमेंट की कंडीशन की वजह से हो रही थी, या फिर हम कोई बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर रहे थे उसकी वजह से इंक्रीज ईल्ड हो रही थी, या फिर जो भी हम एग्रोकेमिकल यूज कर रहे थे उनकी वजह से हो रही थी। एग्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, दैट इज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, ठीक है। तो जो हमारे फार्मर्स थे डेवलपिंग कंट्रीज में, उनके लिए ये एग्रोकेमिकल इतने ज्यादा एक्सपेंसिव थे, ठीक है। तो जो भी वेराइटीज, जो भी फर्दर इंक्रीज हो रहा था ईल्ड में, ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग वेराइटीज थी उनको वो पॉसिबल नहीं हो पा रही थी जब हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए हमने कोई एक ऑल्टरनेटिव पाथ ढूंढा, ठीक है, जिसमें जो फार्मर्स हैं उनको मैक्सिमम ईल्ड मिल सके, ठीक है। एज वेल एज हम ऐसी क्रॉप और ऐसा तरीका ढूंढा जहां पे हमें फर्टिलाइजर्स का यूज कम करना पड़े, केमिकल्स का यूज कम करना पड़े, ताकि जो हार्मफुल इफेक्ट है ऑन द एनवायरनमेंट वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन लिया, ठीक है। तो फार्मर्स को क्या यूज करना पड़ा है, क्योंकि ये जो एग्रोकेमिकल वगैरह होते हैं ये काफी एक्सपेंसिव है, तो फार्मर को कुछ और यूज करना पड़ेगा ना। सो यहाँ पे हमने यूज किया, दैट इज यूज ऑफ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज अ पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक है। हमने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज किया, दैट वाज अ सोल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो जो हमारे प्लांट बैक्टीरिया फंजाई जो होते हैं एंड एनिमल्स जिनके जीन्स जो हैं हैव बीन ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समझ में आ रहे हैं, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स फंजाई या
बैक्टीरिया में या एनिमल्स में कोई भी उनके जीन में चेंजेस कर देते हैं, ऑल्ट्रेशन कर देते हैं, तो उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है उससे हमें क्या क्या देखने को मिला। ठीक है, तो पहले तो हमें ये देखने को मिला कि जितनी भी क्रॉप थी दैट इज मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, चाहे कोल्ड हो रहा हो, चाहे ड्रॉट हो रहा हो, सूखा पड़ रहा हो, या बहुत ज्यादा गर्मी हो रही हो, हीट हो रही हो, तो उन सब कंडीशन में जो क्रॉप थी दैट इज इट हैज अ एबिलिटी ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज रिड्यूसेस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड। ठीक है, तो वो किस पे निर्भर थी, पहले की क्रॉप जो थी वो केमिकल पेस्टिसाइड लाइक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड इन सब पे निर्भर थी। ठीक है, लेकिन जो हमारी जेनेटिक मॉडिफिकेशन जब की गई तो उसने क्या किया, जो जिस ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर पे जो ये निर्भर थी इसको क्या कर दिया, कम कर दिया गया। ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना दी। नेक्स्ट जो है, जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता था, मतलब पहले क्या होता था जब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं थी तो हार्वेस्ट करने के बाद बहुत ज्यादा लॉस होता था, इस चीज को भी कम किया विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा एफिशिएंसी बढ़ा दी मिनरल की। ठीक है, जो भी प्लांट्स यूज करते थे मिनरल, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहे। किसमें बनी रहे, इन अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में। नेक्स्ट जो है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, एनहेंस कर दिया। ठीक है, किसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा दिया, दैट इज नी जेनेटिक मॉडिफिकेशन में न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा दिया। इसमें एग्जांपल है दैट इज अ गोल्डन राइस, जो कि क्या है, विटामिन ए एनरिच राइस है। ठीक है, ऐसा राइस है जिसके अंदर हमें विटामिन ए देखने को मिलता है। तो ये जो विटामिन ए होता है दैट इज प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो इस गोल्डन राइस में विटामिन ए आया कहां से, ठीक है, दैट इज ये आया डैफोडिल से। ठीक है, जो कि क्या है, दैट इज बीटा कैरोटीन से। तो ये जो बीटा कैरोटीन होता है दैट इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। दैट इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। ठीक है, इसके अलावा, इन सारे यूजेस के अलावा, जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन थी उसने एक क्रिएट किया टेलर मेड प्लांट्स को, ताकि ऑल्टरनेटिव सोर्स को, रिसोर्सेज को सप्लाई कर सके इंडस्ट्री को। ठीक है, किसकी, कौन कौन सी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म्स में, फ्यूल्स की फॉर्म्स में और फार्मास्यूटिकल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन थी इसके अलावा भी एक टेलर मेड प्लांट्स को क्रिएट किया गया ताकि इंडस्ट्री को भी रिसोर्सेज जो है सप्लाई किए जा सके। कौन सी फॉर्म में, स्टार्च, फ्यूल एंड फार्मास्यूटिकल की परफॉर्मेंस में। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर हम बात कर रहे हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ बीटी टॉक्सिन। ठीक है, तो इसमें क्या था, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की जो कि हमें एग्रीकल्चर में देखनी है, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन हुई ऐसे प्लांट्स की जो कि कैसे थे, दैट आर पेस्ट रेजिस्टेंट। ठीक है, कि उसमें हमें पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करना पड़ता था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भी हम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज करते थे वो सबका क्या होगा, लेवल डिक्रीज हो गया। सो यहाँ से हमें बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस किया गया, कौन से बैक्टीरिया से, बैसिलस थुरिनजिनस से हमें देखने को मिला। इस बीटी टॉक्सिन को क्लोन किया गया, कहाँ से, बैक्टीरिया से। इसके बाद उसे प्लांट्स में एक्सप्रेस कर दिया गया ताकि वो रेजिस्टेंस शो कर सके अगेंस्ट अ इंसेक्ट। ठीक है, बिना इंसेक्टिसाइड यूज किए। ठीक है, इनफैक्ट इसी को हम बायोपेस्टिसाइड्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम किसी भी पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करते। इसके एग्जांपल क्या है, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। ठीक है, सो इस बीटी कॉटन में होता क्या है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो हमें बीटी टॉक्सिन है ये कहां से प्रोड्यूस हुआ, दैट इज प्रोड्यूस, कहां से प्रोड्यूस हुआ, एक बैक्टीरिया से जिसका क्या नाम था, दैट इज बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ठीक है, ये जो फिर बीटी टॉक्सिन था इसके बाद इसे एक्सप्रेस कर दिया गया प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर क्या देखने को मिला, इस बीटी टॉक्सिन ने प्लांट्स के अंदर क्या दिखाया, प्रोवाइड किया
क्या प्रोवाइड किया, दैट इज अ इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, दैट इज अ रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, ठीक है। तो बीटी टॉक्सिन में होगा क्या, ठीक है, तो हमारे जो बीटी टॉक्सिन होते हैं, ठीक है, दैट इज ये जो बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस, इसके कुछ स्ट्रेन्स होते हैं जो कि अलग अलग तरीके को कंट्रोल करते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं और इंसेक्ट को किल करते हैं, ठीक है। स्ट्रेन जो होते हैं किल करते हैं इंसेक्ट को, ठीक है। वो कैसे कैसे होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो होते हैं दैट इज लेपिडोप्टेरिन, कोलियोप्टेरिन, ठीक है, एंड डिप्टेरिन। दिस इज ऑल गिवन इन एनसीईआरटी, अभी हम इसे रीड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो बीटी टॉक्सिन होता है, ठीक है, ये जो बीटी टॉक्सिन होता है ये क्या होता है, दैट इज प्रोएक्टिव, प्रोटॉक्सिन होता है। क्या होता है, दैट इज अ प्रोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन होने के बाद जैसे इसे इंसेक्ट जो है ईट करता है, दैट इज इंजेस्ट करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक्टिव टॉक्सिन में, ठीक है। जैसे ये एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे ही इंसेक्ट इसे खा लेगा ना तो उसके गट के अंदर, उस इंसेक्ट के गट के अंदर एक अल्कलाइन पीएच होता है। ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट के अल्कलाइन पीएच होने की वजह से वो टॉक्सिन जो है वो प्रोटॉक्सिन से एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ये जो हमारा एक्टिव टॉक्सिन है ये जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है, किसके सरफेस के साथ, दैट इज अ सरफेस ऑफ, किसके सरफेस के साथ, मिड गट एपिथेलियल के सरफेस के साथ, एपिथेलियल, मिड गट में एपिथेलियल सेल्स के साथ, ठीक है। वहां जाके ये बाइंड करेगा और क्या बनाने लगेगा, छोटे छोटे पोर्स क्रिएट करने लगेगा, दैट इज क्रिएट पोर्स, जिसकी वजह से सेल के अंदर स्वेलिंग आएगी और क्या हो जाएगी, लाइसिस भी हो जाएगी साथ साथ, एंड इंसेक्ट की क्या हो जाएगी लास्ट में, दैट इज जब ये स्वेलिंग एलिंग आने लगी तो इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, दैट इज अ डेथ, ठीक है। सो ये सारा प्रोसीजर जो हुआ, ये सारा प्रोसीजर हुआ बिना पेस्टिसाइड वगैरह के। सो दिस इज ऑल अबाउट अ बीटी टॉक्सिन मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसकी अगर हम बीटी कॉटन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रेन्स होते हैं बैसिलस थ्यूरिंजिनस के जो अलग अलग तरीके के प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं और इंसेक्ट को किल करते हैं, जैसे लेपिडोप्टेरिन जिसमें टोमैको बर्डवर्म और आर्मी वर्म होता है, कोलियोप्टेरिन दैट इज अ बीटल, डिप्टेरिन दैट इज अ फ्लाइज और मॉस्किटोज, ठीक है। तो ये डिप्टेरिन होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो बीटी होता है ये एक प्रोटीन क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है अपनी ग्रोथ के दौरान, ठीक है। तो ये जो बीटी क्रिस्टल्स जो होते हैं, ये जो क्रिस्टल प्रोटीन के क्रिस्टल्स बने हैं उसके अंदर एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है, दैट इज अ इंसेक्टिसाइडल, मतलब जो इंसेक्ट को किल कर सकता है, ठीक है। सो वो बीटी टॉक्सिन जो होता है दैट इज अ इनएक्टिव टॉक्सिन, ठीक है। जैसे उसे इंसेक्ट इंजेक्ट करेगा तो इनएक्टिव टॉक्सिन जो है एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट की वजह से, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल्स बने थे प्रोटीन के, जो क्रिस्टल्स थे वो क्या हो जाएंगे, सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। फिर ये जो एक्टिव टॉक्सिन है ये बाइंड कर जाएगा किसकी सरफेस से, मिड गट की एपिथेलियल सेल्स के सरफेस से, वहां पे जाके ये पोर्स क्रिएट करेगा, सेल स्वेल करेगी, लाइसिस होगी और इवेंचुअली डेथ हो जाएगी किसकी, इंसेक्ट की। सो दिस इज अबाउट अ बीटी कॉटन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारे बीटी टॉक्सिन जीन्स होते हैं जो कि कहां से आइसोलेट किए जाते हैं, दैट इज फ्रॉम अ बैसिलस थ्यूरिंजिनस से,
ठीक है, और इसके बाद उन्हें अलग अलग क्रॉप प्लांट्स में इनकॉर्पोरेटेड कर दिया जाता है, सच एज कॉटन। ठीक है, तो अगर कॉटन की बात करें तो यहाँ पे हमें ऐसे प्रोटीन देखने को मिले जो कि अलग अलग जीन के लिए कोड करते हैं। अगर हम क्राई आईसी और क्राई डबल आई एबी की बात करें तो वो कॉटन बॉलवॉर्म को कोड करता है, वेयर एज अगर हम क्राई एबी की बात करें दैट इज कोड फॉर कॉर्न बोरोर। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे जीन्स देखने को मिले, यहाँ पे हमें दो तरीके के देखने को मिले। एक हमारा था दैट इज अ क्राई आईएसी एंड सॉरी क्राई double IAB, that is they both are code for cotton bollworm। ठीक है, नेक्स्ट इज क्राई IAB, दैट इज कंट्रोल, किसे कंट्रोल करता है, दैट इज कॉर्न बोरोर। दिस इज द एनसीईआरटी डायग्राम। ये जो डायग्राम है ये किसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है, बॉलवॉर्म की वजह से। वेयर एज अगर हम बी वाले डायग्राम की बात करें तो ये फुली मिच्योर है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे नेमेटोड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे नेमेटोड्स होते हैं, जैसे नेमेटोड के पैरासाइट्स होते हैं जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, इवन ह्यूमन बींग्स में भी देखने को मिलते हैं। सो उसमें से ही एक नेमेटोड है जिसका नाम है मेल्यूडिजिनाइन इनकोजिनाइटा। क्या है, दैट इज अ मेल्यूडिजिनाइन इनकोजिनाइटा, जो कि टोबैको प्लांट्स की रूट को इफेक्ट करता है ताकि उसका जो ईल्ड है उसमें क्या हो सके, रिडक्शन हो सके। ठीक है, तो जैसे टोबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करेगा दैट इज अ मेल्यूडिजिनाइन इनकोजिनाइटा, वैसे ही टोबैको प्लांट की ईल्ड जो है कम हो जाएगी। तो इसके लिए एक नोवेल स्ट्रेटेजी लाई, ठीक है, उसे अडेप्ट किया गया ताकि इस इन्फेस्टेशन से हम प्रिवेंट कर सके। तो वो क्या थी, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेस। ठीक है, क्या ले आएंगे हम, आरएनए के इंटरफेस को बीच में ले आएंगे जिसकी वजह से इस इन्फेस्टेशन से हम बच सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम साइलेंसिंग करते हैं स्पेसिफिक एमआरएनए की। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, अगर हम बात करें तो क्या होता है हमारा, जैसे डीएनए से आरएनए बनता है सॉरी, और इस आरएनए से क्या बनता है, दैट इज प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो हम यहीं पे साइलेंसिंग कर देंगे। ठीक है, ताकि क्या हो, प्रोटीन जो है वो आगे बने ही ना। ठीक है, अब ये कैसे होता है, जैसे ये जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक 3' to 5' होता है और एक 5' to 3' होता है। ठीक है, तो फिर ये जब आरएनए में कन्वर्ट होता है तो आरएनए में सिर्फ 3' to 5' ही बनेगा। ठीक है, तो जैसे ये आरएनए में बन गया तो हमारा एक ही स्ट्रैंड था। ठीक है, एक ही स्ट्रैंड तो था। इसके बाद बाहर से एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और आ जाता है इसी का, जिसकी वजह से क्या होता है, एक और आरएनए बन जाता है। जब वो एक और आरएनए बन जाता है तो ये जो दोनों होते हैं, दैट इज ये जो दोनों बनते हैं ये आपस में जाके कंबाइन हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, दैट इज अ डबल स्ट्रैंड आरएनए बना लेते हैं। ठीक है, जबकि इस आरएनए का काम होता है कि वो आगे जाके प्रोटीन बनाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो दो प्रेजेंट हो जाते हैं, एक सेंस होता है और एक एंटी सेंस होता है। सेंस वाला होता है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, एंटी सेंस होता है जो नॉन प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो ये आपस में जाके कंबाइन हो जाते हैं और डबल स्ट्रैंड आरएनए बना लेते हैं, मतलब अपना काम ही भूल जाते हैं, जबकि इनका काम क्या होता है, दैट इज अ प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाते हैं तो साइलेंसिंग आ जाती है इन एमआरएनए में। मतलब समझ रहे हो, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए का मतलब क्या होता है, एमआरएनए को बनने ही नहीं देता। क्यों, उससे पहले ही ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ये जो आया है डीएनए, ये कहाँ कहाँ से आ सकता है। ठीक है, या तो ऐसे वायरस से आ सकता है, दैट इज हैव अ आरएनए जीनोम, जिसका आरएनए जीनोम हो,
या फिर ट्रांसपून से आ सकता है। तो ट्रांसपून क्या होते हैं, दैट इज छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अ आरएनए इंटरफेस। एक तरीके से जो आरएनए है वो इंटरफेयर कर जाता है ताकि जो है साइलेंसिंग ना हो सके एमआरएनए की, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, जो कि कैसा होता है, दैट इज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, साइलेंसिंग होने लगती है एक स्पेसिफिक एमआरएनए की, किसकी वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से, ठीक है। क्योंकि क्या बना लेता है, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेता है, तो वो एमआरएनए को बनने नहीं देता, ठीक है, जिसकी वजह से प्रिवेंट करता है कि एमआरएनए ना बने, ठीक है, ट्रांसलेशन ना हो सके एमआरएनए का। अब अगर हम इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की बात करें तो ये कहाँ कहाँ से मिल सकता है, इन्फेक्शन से मिल सकता है। जो भी वायरस, ऐसा वायरस जो कि इन्फेक्टेड हो रखा और उस वायरस के पास आरएनए जीनोम हो या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हो, ठीक है, दैट रेप्लिकेट्स वाया आरएनए इंटरमीडिएट। और रेप्लिकेट होगा आरएनए इंटरमीडिएट से मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा, देन आरएनए से प्रोटीन। तो अगर हम एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का यूज करते हैं, तो जो भी नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स होते हैं वो होस्ट प्लांट के अंदर क्या कर दिए गए, इंट्रोड्यूस कर दिए गए, ठीक है। जैसे ही इंट्रोड्यूस करे गए तो उसमें डीएनए में दोनों तरीके के सेंस और एंटी सेंस आरएनए बने, ठीक है। अब ये जो दोनों आरएनए बने वो इतने ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री थे एक दूसरे से कि उन्होंने प्रोटीन बनाने की जगह डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लिया, ठीक है, और आरएनए इंटरफेरेंस को इनिशिएट कर दिया, जिसकी वजह से साइलेंस हो गया द स्पेसिफिक ऑफ एमआरएनए। फिर वो एमआरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने तो आपस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लिया ना। So the sequence of that parasite could not survive in the transgenic host expressing a specific interfering RNA। तो ये जो सीक्वेंस चल रहा था पैरासाइट का वो सरवाइव नहीं रहेगा उस होस्ट के अंदर, ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर, जिस जहां पे वो एक्सप्रेस कर रहा है कि आरएनए जो है इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट है उसको अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ऐसे पैरासाइट से, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। तो यहाँ पे ये प्लांट्स दे रखा है कि ये रूट्स दे रखी है टिपिकल कंट्रोल प्लांट्स की, दैट इज अ टोबैको प्लांट की, वेयर एज यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट दे रखा है जिसकी रूट जो है दैट इज अ 5 डे डेलिब्रेट इन्फेक्शन होने के बाद, नेमेटोड के इन्फेक्शन होने के बाद, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्टेड कर लेती है थ्रू द नोवल मैकेनिज्म। कौन सा नोवल मैकेनिज्म, दैट इज अ आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन की बात देखें तो डीएनए टेक्नोलॉजी ने, दैट इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा गहरा इम्पैक्ट दिखाया है पूरे हेल्थ केयर के एरिया में, जहां पे उन्होंने मास प्रोडक्शन की है सेफ और मोर इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स की, ठीक है, किसकी, ऐसी ड्रग्स की जो सेफ है और सबसे ज्यादा थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कर रही है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट में 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैं जो कि ह्यूमन यूज ने अप्रूव किए गए हैं ओवर आ वर्ल्ड वाइड। कितने यूज हो रहे हैं, दैट इज 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितने मार्केटेड हो रखे हैं, दैट इज अ 12, ठीक है। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो कितने हैं, 30 है, और इंडिया की बात करें तो कितने हैं, दैट इज आर 12, ठीक है। सो अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं, ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ इंसुलिन, ठीक है, तो पहले प्रो इंसुलिन होता है, उस प्रो इंसुलिन के बाद कौन कौन सी चेन होती है, दैट इज अ ए चेन, बी चेन एंड अ सी चेन, ठीक है। ये जो प्रो इंसुलिन जो है मेच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे, जब इसमें से हम रिमूवल कर देते हैं कौन सी पेप्टाइड का, कौन सी चेन निकाल देते हैं, रिमूवल ऑफ सी चेन, ठीक है। तो हमारा ये मेच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। उस मेच्योर इंसुलिन की बात करें तो उसके अंदर ए और बी चेन होंगी दैट आर ज्वाइंट बाय, किसकी वजह से ज्वाइंट होंगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से, ठीक है। बड़े आ गए, दिस इज अबाउट अ इंसुलिन। तो अगर हम इंसुलिन की बात करें तो पहले इंसुलिन कहाँ से लिया जाता था, पहले इंसुलिन की बात करें
तो पहले वो कैटल और पिग से लिया जाता था, ठीक है, उनके पैनक्रियास से लिया जाता था, ठीक है। तो जैसे अगर हम इंसुलिन किसी एनिमल सोर्स से लेते हैं और किसी भी पेशेंट को देते हैं, तो वो जो पेशेंट है कोई भी एलर्जी प्रोड्यूस कर सकता है या कोई भी अदर टाइप की रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर फॉरेन प्रोटीन आ रहा है, समझ रहे हो ना। क्योंकि एनिमल से अगर हम इंसुलिन ले रहे हैं तो वो बॉडी में ह्यूमन बॉडी में कैसे रिएक्ट करेगा, कोई भी एलर्जी हो सकती है, कोई भी रिएक्शन आ सकती है, ठीक है। तो पहले इंसुलिन कहाँ से लिया जाता था, दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्लॉक्टर्ड कैटल एंड पिग्स, उनके पैनक्रियास से लिया जाता था। तो इंसुलिन के जो अंदर है दो चेन प्रेजेंट होती है, चेन ए और चेन बी, ठीक है, जो कि आपस में लिंक होती है किस कौन से बॉन्ड की वजह से, दैट कौन से ब्रिज की वजह से, दैट इज अ डाइसल्फाइड ब्रिज की वजह से। अगर हम मैमल्स की बात करें, इवन ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो जो सिंथुलिन इंसुलिन है उसके अंदर वो कैसे सिंथेसाइज होती है, पहले प्रो हार्मोन की तरह होती है, ठीक है, और उस प्रो हार्मोन को प्रोसेस करना पड़ता है, फिर इसके बाद वो फुली मेच्योर और फंक्शनल हार्मोन बनता है, ठीक है। तो जो अगर हम प्रो हार्मोन की बात करें तो उस प्रो हार्मोन के अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच या कह लो सी पेप्टाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। वही सी पेप्टाइड जो है मेच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो जब इंसुलिन का मेच्योरेशन हो रहा होता है तो उस सी पेप्टाइड को वहां से रिमूव कर देते हैं। इसमें जो मेन चैलेंज था, अगर हम जब इंसुलिन की प्रोडक्शन कर रहे थे, उसमें मेन चैलेंज ये था कि हम इंसुलिन को असेंबल नहीं कर पाते थे मेच्योर फॉर्म में, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेच्योर फॉर्म था, दैट इज मोस्ट चैलेंजिंग स्टेप, ठीक है। तो जब भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का यूज करते थे, उसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप क्या था, जब हम उसे प्रो इंसुलिन से मेच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। अगर हम 1983 की बात करें तो उसमें एक एली लिली थी, एक एन अमेरिकन कंपनी, जिसने दो अलग अलग डीएनए के सीक्वेंस को प्रिपेयर किया था, ठीक है, और वहां से एक से ए चेन निकाली, दूसरे से बी चेन निकाली। इसके बाद उन्हें इंट्रोड्यूस कर दिया गया किसके प्लाज्मिड में, ई कोलाई के प्लाज्मिड में, और वहां जाके इंसुलिन की चेन बनाई। तो ये जो ए चेन और बी चेन थी वो अलग अलग प्रोड्यूस हुई, ठीक है, सेपरेटली प्रोड्यूस हुई, और जैसी सेपरेटली प्रोड्यूस हुई तो फिर उनको वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया और आपस में कंबाइन कर दिया गया, कौन से बॉन्ड की वजह से, डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से, ताकि वो क्या बन सके, ह्यूमन इंसुलिन बन सके। अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सो यहाँ पे ये दो अलग अलग डीएनए थे, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। फिर यहाँ से हमारा ये ए पेप्टाइड बनी, यहाँ से ये हमारी बी पेप्टाइड बनी, ठीक है, ये दोनों पेप्टाइड अलग अलग बनी थी। अगर हम बात करें ए पेप्टाइड की, तो ए पेप्टाइड के अंदर 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, वेयर एज इसके अंदर हमारे 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। फिर ये जो अलग अलग प्रिपेयर हो गई, इसके बाद इनको हम ले लेंगे और दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम इन्हें कंबाइन कर देंगे तो ये कंबाइन हो जाएंगी कौन से बॉन्ड से, दैट इज अ डाइसल्फाइड ब्रिज से, ठीक है। और एक ह्यूमन इंसुलिन की बात करें तो उसके अंदर टोटल कितने अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे उस ह्यूमन इंसुलिन के अंदर, हाउ मेनी ऑफ अमाइनो एसिड्स आर, दैट इज 51 amino acids. So this is all about the insulin that was given in the biotechnology and its application chapter. Next अगर हम बात करें, so this is a gene therapy, ठीक है। इस जीन थेरेपी में अगर हम बात करें तो जीन थेरेपी एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें हम बहुत सारे मेथड्स को कलेक्ट करते हैं और जो भी जीन डिफेक्ट है उसको करेक्ट करते हैं, जो भी डायग्नोज किया गया है अर्ली स्टेज में, चाइल्ड और एम्ब्रॉय में जैसी डायग्नोज कर दिया गया, उसमें उस जीन डिफेक्ट को करेक्ट करने को हम जीन थेरेपी कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जीन को लेना है और पर्सन की सेल में इंट्रोड्यूस कर देना है या टिश्यू में, और उसे उसे ट्रीट करना है, ठीक है, और उस डिजीज को ट्रीट करना है। तो अगर हम करेक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, दैट इज अ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट में हमें एक नॉर्मल जीन की डिलीवरी करनी होती है किसी भी इंडिविजुअल या एम्ब्रॉय के अंदर, ताकि वो वहां जाके फंक्शन कर सके, वो नॉर्मल जो जीन है वो फंक्शन कर सके और कंपनसेट कर सके जो वहां पे नॉन फंक्शनल जीन है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर जो भी जैसे डिजीज किसी को है, वहां पे एक नॉन फंक्शनल जीन प्रेजेंट होगा, तो जीन डिफेक्ट कैसे करेक्ट कर सकते हैं, एक डिलीवरी कर दी जाएगी नॉर्मल जीन की, वो नॉर्मल जीन जाके वहां फंक्शन करने लग जाएगा और जो नॉन फंक्शनल जीन प्रेजेंट है उसको कंपनसेट करेगा, ठीक है।
तो अगर पहली जीन थेरेपी की बात करें, फर्स्ट जीन थेरेपी की, तो वो 1990 में हुई थी एक 4 साल की लड़की के अंदर। वो कौन सी डेफिशिएंसी से थी? दैट इज एडिनोसाइन डीआमीनेज डेफिशिएंसी से, जिसे हम एडीए कह रहे हैं। ये इंजाइम जो होता है बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है और इम्यून सिस्टम को फंक्शन नहीं करने देता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है? दैट इज अ इम्यून सिस्टम के लिए। इसी डिसीज को हम स्किड डिजीज भी कहते हैं। दैट इज अ सेवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है? दैट इज एडिनोसाइन डीआमीनेज होता है, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये जो एंजाइम है इम्यून सिस्टम को फंक्शन नहीं करने देता है। ठीक है, ये जो डिसऑर्डर है ये क्यों होता है? दैट इज डिलीटिशन ऑफ द जीन फ्रॉम द एडिनोसाइन डीआमीनेज। जो एडिनोसाइन डीआमीनेज होता है वहां से एक जीन का डिलीटेशन हो जाता है, जिस वजह से ये डिजीज हो जाती है। बहुत सारे अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो ये एडी डेफिशिएंसी जो है वो क्योर हो सकती है बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन से या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से। ठीक है, किससे हो सकती है? दोनों से, बोन मैरो से भी हो सकती है और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से भी हो सकती है, जहां पे क्या करते हैं हम फंक्शनल एडीए को दे देते हैं पेशेंट के अंदर विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन की हेल्प से फंक्शनल एडीए को इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात करें या बोन ट्रांसप्लांटेशन की बात करें, दोनों प्रॉब्लम्स में, ये दोनों अप्रोचेस में क्या होता है, कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं होती, मतलब पूरी तरीके से सही नहीं हो सकती। ठीक है, एज अ स्टेप, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ जीन थेरेपी, तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमने लिम्फोसाइट निकाले ब्लड से। ठीक है, पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट निकाले और उनको ग्रो करने लगे बाहर, आउटसाइड द बॉडी के अंदर कल्चर करने लगे। वहां पे एक फंक्शनल डीएनए आएगा, दैट इज अ कॉम्बिनेंट डीएनए, जो कि किसकी वजह से होगा? दैट इज अ वायरल वेक्टर की वजह से होगा। इसके बाद उसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा लिम्फोसाइट के अंदर, और इसके बाद में उन लिम्फोसाइट को पेशेंट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ये जो सेल्स होती हैं दैट आर नॉट इमोर्टल। सो ये जो पेशेंट होते हैं इन्हें रिक्वायर करना पड़ता है एक पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट का। ठीक है, हाउएवर अगर हम बात करें तो ये जो भी जीन अगर हम आइसोलेट करते हैं बोन मैरो सेल से, जो कि एडीए प्रोड्यूस करती हैं, और उन्हें इंट्रोड्यूस कर देते हैं सेल के अंदर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बिल्कुल छोटी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाके ही इंट्रोड्यूस कर दे, तो ये जो डिजीज है ये कंप्लीटली क्योर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा है ये क्योरेबल नहीं है, लेकिन नीचे लिख दिया है क्योरेबल है। क्यों? क्योंकि अगर हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाके बोन मैरो से लेके जीन लें, ऐसी जीन जो कि एडीए प्रोड्यूस कर रही है, और उसे सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दे विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, सो ये जो डिजीज है दैट इज अ परमानेंट क्योर। तो इस डिजीज से हमें परमानेंट क्योर देखने को मिल सकता है। तो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, दैट इज आर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, इसमें अगर बहुत सारी, अगर हमें डिजीज को जब ट्रीटमेंट करना पड़ता है तो अर्ली डायग्नोसिस करना पड़ता है। ठीक है, ताकि हम पैथोफिजियोलॉजी जान सके। तो अगर हम कन्वेंशनल मेथड्स की बात करें तो उसके अंदर हमारा सीरम और यूरिन की एनालिसिस होती है, जिसमें अर्ली डिटेक्शन जो होता है पॉसिबल नहीं होता है। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं? एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरी पीसीआर, एंड तीसरी जो है दैट इज अ एलिसा, जिसे हम इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहते हैं। ठीक है, और पीसीआर क्या होती है? दैट इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। सो द प्रीसेंस ऑफ अ पैथोजन, अगर हम पैथोजन के प्रीसेंस की बात करें, जो भी पैथोजन प्रेजेंट है चाहे बैक्टीरिया या वायरस, वो हम is normally suspected when the pathogen is produces a disease symptom। ठीक है, तो हम उस प्रेजेंस ऑफ पैथोजन की अगर हम बात करें तो वो हमें तभी देखने को मिल सकता है, बैक्टीरिया और वायरस, तभी जब अगर उस डिजीज के हमें सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पैथोजन की कंसेंट्रेशन अगर थोड़ी गिवन है, ठीक है, अगर लो कंसेंट्रेशन गिवन है बैक्टीरिया और वायरस की, तो उस टाइम पे हमें सिम्टम्स देखने को ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, सिम्टम्स तो तभी देखने को मिल सकते हैं ना जब कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अगर कंसेंट्रेशन इतनी कम है कि सिम्टम्स ही शो नहीं कर पा रही है डिजीज, लेकिन बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? दैट इज अ एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड विद द हेल्प ऑफ पीसीआर।
तो पीसीआर से हम एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। पीसीआर क्या होता है, अगर हम पीसीआर की बात करें तो वो एचआईवी को डिटेक्ट कर सकता है कि कौन से पेशेंट के अंदर, एड्स पेशेंट्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पीसीआर है ये म्यूटेशन को भी डिटेक्ट कर सकता है, जो भी जीन्स के अंदर म्यूटेशन हुई है उनको भी डिटेक्ट कर सकता है इन कैंसरस पेशेंट टू। ठीक है, ये ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए होता है। ठीक है, या तो डीएनए होगा सिंगल स्ट्रैंडेड या आरएनए होगा, जो एक टैग हो रखा होगा रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, जिसे हम कहते हैं प्रोब, जो अलाउ करेगा कि हाइब्रिडाइज हो सके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, कहाँ पे, सेल्स में जाके क्लोन कर सके, जहां पे वो डिटेक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एलाइसा की बात करें तो एलाइसा इट इज अ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। किस पे बेस्ड होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है। इन्फेक्शन बाय अ पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। ठीक है, तो जो भी पैथोजन से इन्फेक्शन हो रहा है वो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, एंटीजन की प्रेजेंस की वजह से डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या एंटीजन होते हैं, दैट इज प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा। ठीक है, जहां पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय एंटीबॉडीज दैट इज सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन। तो अगर वहां पे एंटीजन प्रेजेंट है, ऐसा एंटीजन जो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रहा है उस पैथोजन के अगेंस्ट, तो हम ये टेस्ट करते हैं, दैट इज एलाइसा टेस्ट। सो ये जो एलाइसा टेस्ट होता है इसमें हम प्रोटीन की टेस्टिंग करते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज अ वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, दैट इज अ वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक है, तो प्रोटीन के लिए हमें पता चल गया वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक करते हैं। इसके अलावा डीएनए के लिए हम सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं और आरएनए के लिए हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, सो डीएनए के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज अ सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, वेयर एज अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज अ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और प्रोटीन के लिए क्या हो जाएगी, दैट इज अ वेस्टर्न ब्लॉटिंग। और इसी प्रोटीन का पता करते हैं हम एलाइसा टेस्ट में, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, दैट इज अ वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट अ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें, ऐसे एनिमल्स जिनके डीएनए को हम मैनिपुलेट कर सके ताकि वो पोज करें और एक्सप्रेस करें एक एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, तो उसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, कैसे, कौन से होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनके डीएनए में हम मैनिपुलेशन कर सकें और वो एक फॉरेन जीन को एक्सप्रेस करें, तो उसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। तो ट्रांसजेनिक रैट्स होते हैं, रैबिट्स होते हैं, पिग होते हैं, शिप होती है, काउ होते हैं और फिश भी होती है। ठीक है, ऑल्दो अगर हम बात करें तो 95% केस में जो एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं उसमें हम माइस का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, माइस का यूज करते हैं। अगर हम फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल की बात करें तो क्या था, दैट इज अ मंकी। ठीक है, और ज्यादातर 95% केस में क्या होते हैं, माइस होते हैं। सो नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, सो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन ताकि अलाउ कर सके स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हम यूज क्यों करते हैं, क्यों डिजाइन किए गए, इसलिए डिजाइन किए गए कि क्योंकि हम जीन्स की स्टडी कर सके कि कैसे जीन्स रेगुलेट करते हैं, कैसे नॉर्मल फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं, कैसे उनकी डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। वेयर एज अगर हम स्टडी ऑफ डिजीज की बात करें तो ये क्या होता है, दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व अ मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज सो दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज मेड पॉसिबल। ठीक है, ये स्टडी ऑफ डिजीज में क्या होता है, ये इसलिए ऐसा मॉडल बनाया गया ह्यूमन डिजीज के लिए जहां पे हम नए नए ट्रीटमेंट का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग जो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर हम आज के मॉडल की बात करें ह्यूमन डिजीज के, तो कौन कौन से प्रेजेंट है, दैट इज कैंसर, सिस्टिक फिब्रोसिस, रिम्यूटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्जाइमर।
सो अगर हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात करें, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे एक हमारा ह्यूमन प्रोटीन प्रेजेंट था, ठीक है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक ट्रांसजेनिक एनिमल्स था जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो था यू प्रोड्यूस करता था, ठीक है, एंड दैट कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डीएनए, ठीक है, वो कैसे क्रिएट हुआ, जैसे ही हमने कोई जीन या डीएनए को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि कोड कर रहा था एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, क्या था, दैट इज अ ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो कि किसके लिए यूज होता है, दैट इज यूज टू ट्रीट एम्फीसाइमा, ठीक है, किसके लिए ट्रीट होता है, दैट इज एम्फीसाइमा के लिए। उसी तरीके का एक और हमने अटेम्प्ट बनाया ताकि हम फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिक फिब्रोसिस को भी ट्रीटमेंट कर सके। एक 1997 में एक फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी, जिस काउ का नाम था क्या, दैट इज रूजी, जो कि क्या प्रोड्यूस करती थी, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क, मतलब ह्यूमन प्रोटीन के हिसाब से जो उसका मिल्क की प्रोडक्शन थी दैट इज अ ह्यूमन प्रोटीन रिच एनरिच, ठीक है, दैट इज 2.5 ग्राम पर लीटर, ठीक है। ये जो मिल्क कंटेन था, इस मिल्क के अंदर क्या था, दैट इज अ ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन था, दैट वाज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बेबीज देन अ नेचुरल काउ मिल्क, ठीक है। तो जो नॉर्मल काउ मिल्क है उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा न्यूट्रिशनल मिल्क था और इसके अंदर ज्यादा बैलेंस अमाउंट था जो कि हम ह्यूमन बेबीज के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कितना प्रोटीन प्रेजेंट था, दैट इज अ 2.4 ग्राम पर लीटर। कब आई थी, दैट इज इन अ 1997। कौन सी काउ थी, दैट इज अ रोजी काउ, ठीक है। इसके मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज अ ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम वैक्सीन सेफ्टी की बात करें, सो ट्रांसजेनिक माइस को हम डेवलप इसलिए किए थे ताकि उसमें हम टेस्टिंग कर सके, सेफ्टी के बारे में पता कर सके वैक्सीन की बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस, ठीक है। तो जैसे हमने कोई वैक्सीन की डेवलपमेंट करी तो ऐसा थोड़ी होगा कि डायरेक्ट उसे ह्यूमंस में इंजेक्ट कर देंगे, तो पहले उसमें उसे हम माइस में इंजेक्ट करते थे ताकि हम पता कर सके कि वो जो वैक्सीन है वो सेफ है या नहीं है बिफोर यूजिंग ऑन द ह्यूमंस, ठीक है। उसी तरीके की ट्रांसजेनिक माइस जो थे उसमें अगर हम बात कर सके तो उसमें हमने पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को भी टेस्ट किया था, कहाँ पे, माइस के अंदर। नेक्स्ट अगर हम केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग की बात करें, सो इसमें क्या होता है, इट इज नोन एज द टॉक्सिसिटी एंड द सेफ्टी टेस्टिंग। ये जो प्रोसीजर होता है इट इज सेम एज द टेस्टिंग ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है। तो केमिकल सेफ्टी में क्या होता है, इसमें हम ड्रग की टॉक्सिसिटी की टेस्टिंग करते हैं कि ड्रग के अंदर कितना टॉक्सिक अमाउंट प्रेजेंट है, उसकी कितनी टॉक्सिसिटी है, उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो इसमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनके पास एक कैरी जीन होता है विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू अ टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। तो उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर एक जीन प्रेजेंट होता है, वो जीन क्या होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। सो इसके बाद ऐसे जीन को हम अगर एक्सपोज कर देंगे टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ तो वहां पे हम ये फर्दर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग होती है किसी भी एनिमल में, ये अलाउ करती है टू ऑब्टेन अ रिजल्ट। जो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग अगर किसी भी हम एनिमल के अंदर कर रहे हैं तो वो हमें अलाउ करेगी जो रिजल्ट है वो कौन से टाइम में आ जाए, इन अ लेस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिल जाए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ एथिकल इशू। सो अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की तो उन्होंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की थी दैट इज अ जीएसी, जिसका नाम है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जिसने बहुत सारे डिसीजन बनाए थे, ठीक है, रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ अ जीएम रिसर्च, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च के रिगार्डिंग बहुत सारे डिसीजन बनाए थे, एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। और जैसे ही इंट्रोड्यूस किए गई थी जीएम ऑर्गेनिज्म दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पब्लिक सर्विसेज के लिए, उसके रिगार्डिंग बहुत सी सेफ्टी भी इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो देयर इज अ, अगर हम मॉडिफिकेशन और यूसेज की बात करें लाइव ऑर्गेनिज्म पब्लिक सर्विसेज के लिए लाइक फूड एंड मेडिसिन सोर्सेज, फॉर एग्जांपल क्रिएटेड अ प्रॉब्लम विद अ पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम, ठीक है। जैसे अगर मैंने मान लो कुछ रिसर्च किया है, ठीक है, थोड़ी देर बाद मेरा फ्रेंड आया और मैंने उसको बताया कि अरे मैंने ऐसे ऐसे रिसर्च किया और मुझे पेटेंट के बारे में नहीं पता, ठीक है, कि पेटेंट क्या होता है। तो अगर मुझे उसके बारे में नहीं पता और मेरा फ्रेंड आया, मैंने उसको बता दिया देखो यार मैंने ऐसे ऐसे रिसर्च किया है, और वो फ्रेंड गया और उसने जाके पेटेंट करा लिया,
ठीक है, तो इसमें तो मेरा लॉस हो गया। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि उसको हम, पेटेंट का मतलब होता है अगर हम किसी के रिगार्डिंग पेटेंट बना लेते हैं कि हमारी बिना परमिशन के ये नहीं बनाया जाएगा, दिस इज कॉल्ड अ पेटेंट। सो देयर इज अ ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा पब्लिक में एंगर देखा गया जब बहुत सारी कंपनीज ने पेटेंट को ग्रांट कर दिया गया बहुत सारे प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी के लिए that make a use of the genetic material, plants and other biological resources that have long being identified and developed and used by the farmers and indigenous peoples of a specific region and country। तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा पब्लिक के अंदर हमें एंगर देखने को मिला जब बहुत सारी कंपनी ने पेटेंट ग्रांट कर दिया बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए जो कि हम बहुत टाइम से यूज कर रहे थे, फार्मर्स यूज कर रहे थे, जबकि वो फार्मर्स ने ही डेवलप किया था, दैट इज, और वहां के किसी भी लोकल पीपल ने इन्वेंट किया था और वो यूज कर रहे थे, दैट इज अ टर्मेरिक, नीम, राइस। ठीक है, इनके रिगार्डिंग पेटेंट आ गया और पेटेंट कौन लेके आया, कोई दूसरी कंट्री का, या इन लोगों ने ग्रांट करा लिया जो कि हम जिन्हें इतने सालों से यूज कर रहे थे। उसी में अगर हम बात करें तो एक राइस एक इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन है। ठीक है, जो कि क्या है, कब आ गया था, 1000 अगो आ गया था एशिया के अंदर। ठीक है, सो देयर इज एस्टिमेटेड कि उसकी कितनी वेराइटीज हैं, दैट इज 2 लाख वेराइटीज है राइस की। द डाइवर्सिटी ऑफ, अगर राइस की बात करें इन इंडिया में, तो वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा अगर राइस की डाइवर्सिटी की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है राइस की। ठीक है, वेयर एज अगर बासमती राइस की बात करें तो वो बहुत ज्यादा यूनिक अरोमा देता है, फ्लेवर देता है, और उसके अंदर 27 डॉक्यूमेंट वेराइटीज है बासमती की जो कि इंडिया में ग्रोन किए जाते हैं। 27 तरीके के बासमती राइस दैट वर ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, तो उसी का द रेफरेंस ऑफ द बासमती टू द एंशियंट टेक्स्ट की बात करें तो उसमें क्या हुआ था, इन 1997 में एक अमेरिकन कंपनी आई और उन्होंने पेटेंट राइट दिखा दिया बासमती राइस के अगेंस्ट। ठीक है, जिसे हम यूएस पेटेंट कहते हैं, और ट्रेडमार्क ऑफिस दिखा दिया, और ये कंपनी ने अलाउ किया टू सेल अ न्यू वेराइटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रॉड। ये जो न्यू वेराइटी जो थी बासमती की हैड बीन एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द इंडियन फार्मर वेराइटीज। ठीक है, तो ये जो नई वेराइटी दिखाई ये पहले से ही हमारे जो फार्मर्स थे उसे यूज कर रहे थे। ठीक है, फिर भी हमारी अमेरिकन कंपनी ने इसके अगेंस्ट क्या किया, पेटेंट शो कर दिया। ठीक है, सो ये इंडियन बासमती दैट क्रॉस द सेमी डॉफ वेराइटीज, इसमें हमने क्या किया, सेमी जो छोटी छोटी डॉफ वेराइटीज थी उनको क्रॉस किया गया, तब हमारी ये जो इंडियन बासमती राइस देखने को हमें मिला। सो ये जो पेटेंट था that is extend to a functional equivalent or implying the other people selling basmati rice could be restricted by the patent। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट किए गए ताकि हैज बीन मेड टू यूज अ पेटेंट यूज प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, जिसमें हमने इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन में भी हमें पेटेंट देखने को मिला जो कि क्या थे, दैट इज अ टर्मेरिक मीन्स हल्दी, नीम। ठीक है, if we are not vigilant and we do not immediately counter these patent application then other countries and individual may encash and are rich and legacy। तो अगर इसके अगेंस्ट हमने पेटेंट एप्लीकेशन तुरंत फायर नहीं किया होता, ठीक है, अप्लाई नहीं किया होता, तो जो अदर कंट्रीज हैं वो हमारी जो रिच लेगेसी है उसको ले सकते थे आराम से। तो हमारा इसमें जो नेक्स्ट है दैट इज बायोपायरेसी। समझ में आ गया पेटेंट क्या होता है, पेटेंट हमें इसलिए ग्रांट कराना होता है ताकि कोई दूसरा पर्सन आके उसे यूज ना कर सके। ठीक है, उसे ना बना सके। ठीक है, बायोपायरेसी क्या होता है, इट इज टर्म यूज टू रेफर अ यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अ प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड द पीपल कंसर्न विदाउट द कंपनसेटरी पेमेंट। तो बायोपायरेसी क्या होता है, ये होता है जिसमें हम बायो रिसोर्सेज का यूज करते हैं। कौन बायो रिसोर्सेज का यूज करेगा, अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें यूज कर रहे हैं बिना किसी प्रॉपर ऑथराइजेशन के। ठीक है, बिना कंट्री से उन्होंने कोई ऑथराइजेशन नहीं ले रखा प्रॉपर तरीके का, इसके बाद भी वो बायो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, कौन, मल्टीनेशनल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, और उनके पास कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है उसके अगेंस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे जो द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। सो इंडियन पेटेंट बिल के रिगार्डिंग जो सेकेंड अमेंडमेंट आ चुकी है, किसने दी है, दैट इज द इंडियन पार्लियामेंट में,
जिसने उसने बहुत सारे इश्यूज को टेकअप किया है इनटू द कंसीडरेशन, जिस इंक्लूडिंग द पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो बहुत सारे जो हमारे नए नए इश्यूज हैं उनके रिगार्डिंग सेकेंड अमेंडमेंट आ चुकी है ऑफ अ इंडियन पेटेंट बिल के रिगार्डिंग। किसने दी है? दैट इज इंडियन पार्लियामेंट ने, जिसमें उसने बहुत सारे इश्यू को कंसिडरेशन में लिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो है वो खत्म हो रहा है, वाइंड अप कर रही हूँ यहाँ पे मैं होल लेक्चर विद दिस ग्रेट बिग स्माइली। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जो नेक्स्ट वीडियो है दैट इज गोइंग ऑन द टॉपिक ऑफ द रिप्रोडक्शन, वो भी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगी। इफ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इवन यू कैन कमेंट मी ऑन यूट्यूब एज वेल। इफ योर डाउट वाज जेन्युइन देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट डाउट आल्सो। ठीक है, so thank you so much once again, have a nice day and have a good day to all of you। यहाँ पे हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। ठीक है, thank you once again।